हेलो डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। 5 राफेल फाइटर्स पहुंच चुके हैं भारत, जल्द ही शामिल होंगे इंडियन एयरफोर्स की फ्लीट में। हैप्पी हंटिंग के संदेश के साथ इंडियन ओशन रीजन में नेवी ने तैनात की है एक बड़ी तादाद में अपनी फ्रंट लाइन वॉरशिप्स और सबमरीन्स। इंडियन नेवी चाहती है अपनी फ्लीट में तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर। इंडियन एयरफोर्स के फॉर्मर चीफ का कहना है कि राफेल फाइटर्स बीट कर सकते हैं चाइना के 5th जनरेशन फाइटर J-20 को, और गलवान में वीर गति को प्राप्त होने वाले 20 जवानों के नाम अंकित किए जाएंगे नेशनल वॉर मेमोरियल पर। सबसे पहली खबर यह है कि 5 राफेल फाइटर्स का पहला बैच आज अंबाला एयरबेस पहुंच चुका है और ऑफिशियल्स का कहना है कि ये राफेल फाइटर्स गेम चेंजर साबित होंगे और जल्द ही इन्हें इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में औपचारिक रूप से इंडक्ट किया जाएगा। और इन राफेल फाइटर्स के भारत पहुंचने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ये लिखा है कि ये बर्ड्स सफलतापूर्वक अंबाला में लैंड कर चुकी हैं और इन राफेल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का भारत पहुंचना इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री में एक नई युग की शुरुआत है और ये एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज को और ज्यादा बढ़ाएंगे। और जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन राफेल फाइटर्स का संस्कृत के कुछ शब्दों का इस्तेमाल करके स्वागत किया है और जिसका अगर आप हिंदी में अनुवाद करेंगे तो उसका मतलब ये होगा, राष्ट्र की सुरक्षा के समान कोई पुण्य नहीं है, राष्ट्र की रक्षा से बड़ा कोई व्रत नहीं है और राष्ट्र की रक्षा से बढ़कर कोई यज्ञ नहीं है। इसके साथ ही एक रिपोर्ट ये भी है कि इन राफेल फाइटर्स ने भारत पहुंचने से पहले यूएई के अल दफरा एयरबेस में एक स्टॉप लिया था। और आपको ध्यान होगा कि पिछले डिफेंस अपडेट में हमने आपको बताया था कि कल ईरान ने एक मिसाइल फायरिंग एक्सरसाइज को आयोजित किया था और इस एक्सरसाइज में उन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर के रेप्लिका को टारगेट के तौर पर इस्तेमाल किया था। और अब रिपोर्ट्स ये आई हैं कि जब कल मंगलवार को भारत के राफेल फाइटर्स यूएई के अल दफरा एयरबेस पर लैंड हो चुके थे तो ईरान की इस मिलिट्री एक्सरसाइज की वजह से उस अल दफरा एयरबेस को अलर्ट पर रखा गया था। और यूएस मीडिया ने कुछ ऐसे रिपोर्ट्स को जारी किया है जिसमें उनका ये कहना है कि ईरान ने अपनी इस मिलिट्री एक्सरसाइज यूएई की उस एयरबेस के पास आयोजित की थी जहां पर भारत के राफेल फाइटर्स लैंड हुए थे। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जो ये ईरानियन मिसाइल्स हैं ये इस एक्सरसाइज के दौरान अल दफरा एयरबेस से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर लैंड हुई थी। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो ये एक्सरसाइज एयरबेस के इतना पास भी आयोजित नहीं हुई थी जितना इसे दिखाया जा रहा है। अब बाकी आपको क्या लगता है कि ये केवल एक इत्तेफाक था या कुछ और, आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। लेकिन ये स्पष्ट है कि हमारे 5 के 5 राफेल फाइटर्स बिल्कुल सुरक्षित हैं और वो सफलतापूर्वक अंबाला एयरबेस में लैंड कर चुके हैं और उनकी वाटर सैल्यूट सेरेमनी भी हो चुकी है। और अगर आपको इन 5 राफेल फाइटर्स के टेक ऑफ से लेकर भारत में लैंड करने तक की वीडियो देखनी है तो इसके रिगार्डिंग हमने डिफेंस एक्सपी नेटवर्क चैनल पर वीडियोस अपलोड की है, आप वहां जाकर ये सारी वीडियोस देख सकते हैं। लद्दाख में चीन के साथ तनाव के बीच अब इंडियन नेवी की ईस्टर्न और वेस्टर्न नेवल कमांड ने इंडियन ओशन रीजन पर एक बड़ी तादाद में अपनी फ्रंट लाइन वॉरशिप्स और सबमरीन्स को तैनात किया है। और डिफेंस सोर्सेज का कहना है कि इंडियन नेवी की तरफ से इतनी बड़ी तादाद में तैनाती स्पष्ट और सीधे तौर पर चीन के लिए एक संकेत है। और जब से लद्दाख में भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव बढ़ा है तब से इंडियन आर्म फोर्सेस के तीनों चीफ्स रेगुलरली मीटिंग कर रहे हैं और स्थिति के अनुसार ही सारी सैन्य रणनीति को संयुक्त रूप से प्लान किया जा रहा है। और ये जो डिप्लॉयमेंट की गई है ये चीन और पाकिस्तान की संभावित मिलीभगत को ध्यान में रखते हुए इंडियन आर्म फोर्सेस की संयुक्त रूप से चाइनीज एग्रेशन का जवाब देने की तैयारी है। और जब ऑफिशियल से इस तैनाती के बारे में सवाल किया गया कि क्या इसका संदेश सीधे चीन को मिला है तो उनका कहना था कि चीन को ये संदेश मिल चुका है। और इंडियन ओशन रीजन में इंडियन नेवी के इस ऑपरेशन में मलाक्का स्ट्रेट को काफी स्ट्रिक्ट तरीके से ऑब्जर्व किया जा रहा है। और वैसे भी चीन के लिए यह हमेशा से चिंता का विषय बना हुआ था कि भारत संभावित रूप से मलाक्का स्ट्रेट को ब्लॉक कर सकता है जहाँ से 80% चाइनीज गुड्स दुनिया भर में जाते हैं। और सोर्सेज का कहना है कि फिलहाल इंडियन नेवी ने चाइनीज नेवी की तरफ से कोई भी अलार्मिंग मूवमेंट नहीं नोट की है। हालांकि सोर्सेज के मुताबिक चाइनीज नेवी की शिप्स गल्फ ऑफ अडन में मौजूद हैं, लेकिन इंडियन ओशन रीजन में इनकी तैनाती के बारे में कोई भी अलार्मिंग सिचुएशन फिलहाल नहीं है। और उनका कहना है कि ये ऑपरेशन जारी रहेंगे और हमें नहीं पता है कि ये कितने लंबे समय तक रहेंगे, लेकिन हम हमेशा अलर्ट रहना चाहते हैं। आप इसे कह सकते हैं कि भारत अपनी तरफ से सारी प्रिकॉशंस लेके चल रहा है। और आपने भी वो वीडियो देखी होगी कि जब भारत के 5 राफेल फाइटर्स आज इंडियन ओशन रीजन में एंटर कर रहे थे तब इंडियन नेवी की आईएनएस कोलकाता ने उनका स्वागत किया और उन्हें कहा हैप्पी लैंडिंग। तो उसके जवाब में एयरक्राफ्ट के पायलट ने आखिर में आईएनएस कोलकाता को हैप्पी हंटिंग का भी संदेश दिया। और ये तो आप जानते होंगे कि इसका क्या मतलब है। और चीन को यह साफ साफ संदेश दे दिया गया है कि पूर्वी लद्दाख में जो उसने हरकत की है वो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं की जाएगी। यानी कि अगर इसे सीधी और आसान भाषा में कहें तो फिलहाल इंडियन आर्म फोर्सेस पूरी तरीके से अलर्ट पर है और गलती से भी भारत से पंगे लेने की सोच भी मत लेना। और नेवी के तैनाती पर कुछ सोर्सेज का ये भी कहना है कि चाइना अपने आप को ग्लोबल पावर के तौर पर देखता है और वो केवल जमीनी विवाद तक लिमिट नहीं रह सकता है, तो इसीलिए उसकी महत्वाकांक्षा में समुद्र भी शामिल है और उसे अफ्रीका जैसे देशों के रिसोर्सेज और मार्केट्स भी चाहिए। और जिसका मतलब यह है कि चाइना समुद्र में अपनी मौजूदगी को बढ़ाने की पूरी कोशिश करेगा और फिर उसके बाद वो पश्चिम की तरफ मूव करेगा।
पड़ेगा और इसलिए हमें इस तरह की हर एक स्थिति को काउंटर करने के लिए पहले से तैयार रहना है। और आपको ध्यान होगा कि भारत इस साल के अंत तक बे ऑफ बंगाल में अमेरिका, जापान और संभावित रूप से ऑस्ट्रेलिया के साथ भी मालाबार एक्सरसाइज को भी आयोजित करने के लिए तैयार है। और ये सब एक्सरसाइजेज इस क्षेत्र में चाइनीज इन्फ्लुएंस और मैरीटाइम एक्टिविटी को चेक करने के लिए है। आज की तीसरी खबर भी इंडियन नेवी से संबंधित है, जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से जारी की गई है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन नेवी का जो दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत है, नेवी की सर्विस में इसकी कमीशनिंग चाइनीज वायरस के चलते अगले साल सितंबर महीने तक डिले हो गई है। लेकिन इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इसके बावजूद भी इंडियन नेवी अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को प्राप्त करने के लिए जोर दे रही है। और इंडियन ओशन रीजन में चाइनीज एग्रेशन को काउंटर करने के लिए इस तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ नेवी ने 2 नए फाइटर स्क्वाड्रंस के लिए भी कहा है, क्योंकि भले ही इंडियन ओशन रीजन पर भारत ने अपनी वॉरशिप्स और सबमरीन्स को एक बड़ी तादाद में तैनात किया है, लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियर की कमी होने की वजह से अभी भी भारत के पास कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के मामले में चीन से कम एडवांटेज है। और अब INS विक्रांत के भी अगले साल सितंबर महीने तक की सर्विस में कमीशन होने की संभावना है। और फाइनल फ्लाइट ट्रायल्स के बाद ये एयरक्राफ्ट कैरियर पूरी तरीके से 2022 तक की ऑपरेशनल हो पाएगा। और जबकि इस साल फरवरी के महीने में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की तरफ से एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने नेवी के तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर पर खर्च करने के बजाय सबमरीन्स की संख्या को बढ़ाने पर खर्च करने के लिए कहा था। और बाकी फिलहाल इंडियन नेवी का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार होगा या नहीं, इसके बारे में तो आने वाले समय में ही मालूम पड़ेगा। और बाकी इसके अलावा एक जानकारी और दे दें कि कल जो चाइना की तरफ से बयान आया था कि लद्दाख के कई सारे हिस्सों में भारत और चीन के बीच डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस पूरी हो चुकी है। और इस पर हमने भी आपको ये कहा था कि चीन की इस बात पर कितनी सच्चाई है, ये या तो इंडियन आर्मी या फिर भारत सरकार के किसी ऑफिशियल स्टेटमेंट के बाद ही मालूम पड़ेगा। और इसी पर आज भारत के कुछ गवर्नमेंट सोर्सेज की तरफ से बयान सामने आया है, जिसमें उनका ये कहना है कि चीन की ये स्टेटमेंट सही नहीं है। और बाकी इस सप्ताह डिसएंगेजमेंट प्रोसेस को लेकर भारत और चीन के बीच कोर कमांडर्स लेवल की 5वीं मीटिंग भी आयोजित होने की संभावना है। आज जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है और पाकिस्तान की तरफ से की गई फायरिंग में आर्मी का एक पोर्टर घायल हो गया था, जिसकी बाद में ज्यादा चोटें लग जाने की वजह से मृत्यु हो गई। और जबकि कुपवाड़ा के मचाल और गुगालधार सेक्टर में भी पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया था। बाकी इंडियन आर्मी की तरफ से पाकिस्तान को जवाब दिया जा रहा है। और जबकि इसके अलावा आज LOC पर इंडियन आर्मी द्वारा एक बड़ी घुसपैठ को भी नाकाम किया गया है। और रिपोर्ट के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस ऑपरेशन को जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में अंजाम दिया था, जिसमें 2 पाकिस्तानी घुसपैठिए मार गिराए गए थे और जबकि एक अन्य घायल हुआ है। और फिलहाल इस पर डिटेल्स आनी बाकी हैं। और जबकि केंद्र की तरफ से जम्मू कश्मीर को लेकर एक बयान आया है, जिसमें उनका ये कहना है कि जम्मू कश्मीर में हिंसा तो कम हुई है, लेकिन यहाँ का होम ग्रोन टेररिज्म अभी भी एक चिंता का विषय है। और रिपोर्ट है कि 2020 में जम्मू कश्मीर के करीब 79 यंगस्टर्स ने आतंकी संगठनों को ज्वाइन किया है। इसके अलावा एक रिपोर्ट यह है कि पाकिस्तान ने अपनी सर्विस में अपग्रेडेड अल खलीद टैंक आई को इंडक्ट कर दिया है और पाकिस्तानी मिलिट्री एक्सपर्ट्स इसे किंग ऑफ बैटलफील्ड कहते हैं। ये जो टैंक है इसे चीन और यूक्रेन के जॉइंट वेंचर ने बनाया है और ये मंगलवार को पाकिस्तान की आर्मर्ड कोर रेजिमेंट को सौंपा गया है। और इस टैंक के इंडक्शन सेरेमनी में पाकिस्तानी आर्मी के चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि अल खलीद टैंक आई पाकिस्तान के सेल्फ रिलायंस यानी कि आत्मनिर्भरता और चीन के साथ उनके मजबूत रिश्ते का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और ये अल खलीद टैंक आई किस तरीके से पाकिस्तान की आत्मनिर्भरता को दर्शाता है, ये अगर आपको समझ में आया है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख के हमें भी बताएं। अभी हाल ही में हिंदुस्तान टाइम्स के साथ एक इंटरव्यू के दौरान इंडियन एयरफोर्स के फॉर्मर चीफ एयर चीफ मार्शल रिटायर्ड PS धनोवा का कहना था कि राफेल फाइटर्स अपनी टॉप नॉच इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, मीटियोर BVR मिसाइल और स्कैल्प जैसे एयर टू ग्राउंड वेपन्स के साथ चाइनीज एयरफोर्स द्वारा प्रोड्यूस किए जाने वाले किसी भी खतरे का सामना कर सकते हैं। और उनको पूरा विश्वास है कि इंडियन एयरफोर्स का लेटेस्ट राफेल फाइटर और सुखोई 30 MKI ये चाइना के 5th जनरेशन फाइटर J-20 को भी बीट कर सकते हैं। और बालाकोट एयर स्ट्राइक वाली बात पर चाइनीज इक्विपमेंट्स के बारे में उनका ये कहना था कि अगर चाइनीज इक्विपमेंट्स इतने अच्छे ही हैं तो फिर पाकिस्तानी एयरफोर्स ने 27 फरवरी को अमेरिका के F-16 फाइटर्स का इस्तेमाल क्यों किया। होने को तो उनके पास चाइनीज JF-17 फाइटर भी मौजूद था। और आखिर क्यों नॉर्थ रीजन में पाकिस्तान स्वीडन की अर्ली एयर वार्निंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करता है और जबकि उसने चाइनीज अवॉक्स प्लेटफॉर्म को साउथ में तैनात कर रखा है। और आखिर क्यों चाइनीज JF-17 में स्वीडन की रडार और टर्की की टारगेटिंग पोर्ट को इक्विप किया गया है। और एक तरीके से देखा जाए तो चाइनीज इक्विपमेंट्स के बारे में जैसा बताया जाता है, असल में वो वैसे होते नहीं है। और वैसे भी चाइनीज प्रोडक्ट्स को लेकर हमारे देश में तो ये कहा जाता है कि चाइनीज माल का कुछ भरोसा नहीं होता है। बाकी इसके अलावा एक रिपोर्ट यह है कि 15 जून को
गलवान घाटी में जो हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें हमारे 20 जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे, अब उन 20 वीर जवानों के नाम सम्मान के तौर पर नेशनल वॉर मेमोरियल पर अंकित किए जाएंगे, क्योंकि इस गलवान घाटी वाली घटना में उन्होंने अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है। और चाइनीज ट्रूप्स की तुलना में संख्या में कम होने के बावजूद भी उन्होंने चीनियों को ऐसा जवाब दिया था कि शायद अब चाइनीज ट्रूप्स ऐसा दोबारा करने की सोचेंगे भी नहीं। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका कोई सवाल या फिर सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। बाकी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।